थर्ड में देखिए स्टूडेंट आप, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि तंत्रिका उत्तर किसके संगठित जाल का बना होता है। तो ये बना होता है देखिए तंत्रिका कोशिका का। ठीक है, हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो ऐसी असंख्य तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं, वो मिलकर के क्या बनाती हैं, तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यू को निर्माण करती है। सेकंड आते हैं देखिए, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव वृद्धि का नियमन करती है। तो ये करती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन को क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ठीक है, हमने ग्रंथियाँ पढ़ी थी, उस समय इस बारे में चर्चा की थी। थर्ड है यहाँ पर देखिए CFC का पूरा नाम, तो इससे आप परिचित होंगे बिल्कुल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फोर्थ क्वेश्चन है देखिए कि मानव के कौन से अंग में कोलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। तो ये देखिए ये मानव की आंत्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कौन सा, कोलीफॉर्म जीवाणु। फिफ्थ क्वेश्चन है रिसाइकल। रिसाइकल क्या होता है, किसी चीज़ का दोबारा मतलब हम अलग तरीके में उसका यूज़ कर लें। ठीक है, वो हो जाएगा रिसाइकल। सिक्स्थ क्वेश्चन है देखिए, संतरे में पाए जाने वाला अम्ल, तो ये अम्ल कौन सा होता है, बिल्कुल सिट्रिक अम्ल होता है। सेवंथ क्वेश्चन है देखिए, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। ये जब हमने हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस की थी उस समय हमने इस चैप्टर में कवर किया था। ठीक है, यहाँ हम डायग्राम अभी बना नहीं सकते हैं, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, आप इसको अपने चैप्टर में चेक कर लीजिए और डायग्राम मैच कर लीजिए। नेक्स्ट आता है स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। तो स्वाद के आधार पे अम्ल तो हो जाएंगे खट्टे और क्षार हो जाएंगे कड़वे। ठीक है, चखने पर ये स्वाद इनका रहेगा। नेक्स्ट आता है दंत क्षय का कारण। तो दंत क्षय का पता है हमें कि मुख की जो pH है वो अम्लीय हो जाती है, तो अम्लीय हो जाने के कारण क्या हो जाता है, दांतों का क्षय हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट देखिए, धारा नियंत्रक का क्या काम है। तो बिल्कुल धारा नियंत्रक, ठीक है, कौन सा, RH, जो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। इस RH का क्या यूज़ होता है, धारा के मान को नियंत्रित करना। और ये कैसे नियंत्रित करता है कि जब हम प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के मान को क्या करेगा, ये कम या ज़्यादा करेगा, तो उससे हम धारा के मान को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। बिल्कुल आप अंतर इसके 2 या 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हो। यहाँ एक अंतर पूछा तो आप एक अंतर बता सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, समय के साथ में चेंज होता जाता है, और जबकि DC जो करंट है उसका मान क्या रहता है, समय के साथ में नियत रहता है। और आप ऐसे अगर छोटा सा डायग्राम भी बना के आए होंगे AC/DC का, तो ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होता है। तो हमने पढ़ा था परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है, एक समान रहता है। तो बहुत ही सिंपल और इजी प्रकार के ये क्वेश्चन यहाँ पर थे, और मैं उम्मीद करती हूँ लगभग आप इनमें से सही करके आए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हम इसका लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 2 मार्क्स का है, जैव प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका है। तो ये देखिए थोड़े बड़े उत्तर हैं, मैं इनको जनरली आपको एक आइडिया दे देती हूँ, बाकी आप जो करके आए होंगे वो आप अपने नोट्स में से मैच कर सकते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों आवश्यक है, ये भी हमने क्लास में कवर कर लिया था। ये क्वेश्चन देखिए, मेंढक और छिपकली के समजात अंग का चित्र बनाइए। देखिए समजात अंग की परिभाषा तो पूछी जाती है, ये यहाँ पर चित्र का पूछ लिया, तो थोड़ा ये पैटर्न से अलग हो गया। तो डायग्राम अगर आपको ध्यान में था तो आप बना सकते हैं इसका, ठीक है। और वैसे भी समजात अंग दे दिया तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया। नेक्स्ट है कि उत्पादक और उपभोक्ता किसे कहते हैं। उत्पादक जो प्रथम पीढ़ी होती है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उपभोक्ता इन पर आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट आती है लौह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र भी आपके नोट्स में हमने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट आती है कि लवण के विलयन की चालकता की जांच का चित्र बनाइए। तो ये चित्र हम बना चुके हैं। हम लवण लेते हैं और उसका जो विलयन है उसको एक गैल्वेनोमीटर और एक परिपथ का निर्माण करते हैं। तो ये डायग्राम भी आप अपनी नोटबुक में से मैच कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल और वो सॉल्व करवा देती हूँ, बाकी तो जनरल क्वेश्चन है, ये बड़े हैं, इनको यहाँ पर कवर करने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम धातु की यहाँ पर वायु में दहन और वाष्प ग्लास में इकट्ठा हुए उत्पाद का नाम लिखना था। ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये भी आपको प्रॉपर डिफरेंसेस के साथ में कवर करवाई हुई है। तन्यता की परिभाषा, ठीक है, खींचने पर, और सर्वाधिक तन्य धातु होती है गोल्ड, यहाँ पर हो जाएगा।
प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, स्नेल का नियम, ये यहाँ पर आपको कवर करना था। नेक्स्ट 14 में आता है कि श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो श्रेणी क्रम में हम जानते हैं क्या होता है प्रतिरोध का मान, ठीक है, जुड़ जाते हैं जितने भी प्रतिरोध होते हैं। तो आप 2 या 3 तक हम कर चुके हैं, तो आपको एक प्रतिरोध और लेना था। नेक्स्ट आता है 4 ओम प्रतिरोध है, 10 एम्पियर धारा है, 2 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं ऊष्मा की मात्रा, ठीक है, R का मान है, I का मान है, T का मान है। तो जूल के नियम से क्या आता है, I² RT। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, I² 100, R का मान 4 और T का मान 2 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा, 800 जूल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 16 है परिनालिका, क्या है, परिनालिका में विद्युत चुंबक, ठीक है, परिनालिका के अंदर अगर हम नरम लोहे की क्रोड रख दें तो वो हम उसको विद्युत चुंबक बना सकते हैं। बिल्कुल ये सिंपल और इजी क्वेश्चन था। देखिए पेपर तो ठीक है, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा लेंथी है ना, इतने समय में कवर करने के लिए। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली 3 घटनाएं, बिल्कुल ये भी हम कवर करके आ चुके हैं। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्यप्रणाली को आपने यहाँ पर दर्शाना था। प्लेन एरिया का डायग्राम, ठीक है, ये देखिए ये थोड़े अजीब से क्वेश्चन हैं, समझातंक में भी इस तरह का क्वेश्चन था, प्लेन एरिया का डायग्राम भी पूछ लिया, ये सही है। विकासीय संबंध में जीवाश्म का महत्व हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है मेंडल के किसी एक जोड़े के संकरण को आरेख द्वारा दर्शाना था। नेक्स्ट ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सही, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते थे। रासायनिक समीकरण को बिल्कुल मैंने कहा था संतुलन करने वाले में से एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल संतुलन कर लीजिए, पहले हाइड्रोजन को कर लीजिए। देखिए 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, हाइड्रोजन संतुलित हो गई, नाइट्रोजन 2 संतुलित हो गई, कॉपर 1 है लेकिन ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर 3Cu कर दो और यहाँ पे 3 कर दो। तो हमारे पास में समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित करने के बाद में ये ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे पास में संतुलित समीकरण आ जाएगी। नेक्स्ट आता है विद्युत मोटर का सिद्धांत और इसकी संरचना हमें बतानी थी। फ्लेमिंग के नियम हमने बार बार कवर किए थे, देखिए वो क्वेश्चन भी यहाँ पर आ चुका है। और किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर चित्र द्वारा उत्पन्न हमको चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर देना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन डी की। तो हमें प्रतिवर्ती चाप, जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र, और अथवा हम इसके बाद देखिए अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का यहाँ पर डायग्राम के द्वारा दर्शाना था। बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट था देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जिप्सम, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, देखिए वो जो हमने एबेसादा में क्वेश्चन किया था उसका यहाँ पर देखिए सॉल्व कर दिया गया। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O, जिप्सम में पूरा 2H2O, विरंजक चूर्ण कैल्शियम CaCl2 और बेकिंग सोडा NaHCO3। तो आपको अगर वो नहीं ध्यान था तो यहाँ से आप सूत्रों को क्लैरिफाई कर सकते थे। नेक्स्ट आता है कि एक साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में 2 गैसें निकलती है। X फटफट की धमनी के साथ, तो फटफट की धमनी यानी H2 के साथ जलती है। और गैस Y कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी है। X और Y कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, क्लोरीन गैस, ठीक है। हमने ये रिएक्शन यहाँ पर कवर करके आ चुके हैं, आप इस चैप्टर में देखिएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी के अथवा में दे रखा है देखिए नींबू का रस, सिरका, जठरस, टमाटर। तो पीएच का वैल्यू दे रखा है और ये क्या कह रहा है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घटते क्रम में लिखिए। तो देखिए पीएच वैल्यू का मान अगर बढ़ता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटती है ना। जैसे क्षार होते हैं, क्षार की पीएच हाई होती है लेकिन उनमें हाइड्रोजन आयन कम होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 पर आ जाएगा हमारे पास में जठर रस, सेकेंड यहाँ पर हम लेंगे नींबू का रस, थर्ड हमारे पास में सिरका और फोर्थ हम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित कर देंगे।
नेक्स्ट आता है, देखिए मैंने कहा था एक क्वेश्चन आपको कंफर्म और एक डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ये मुख्य फोकस की परिभाषा पूछी। अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वहाँ पर क्या होती है, समांतर आती किरणें या तो मिलती है या मिलती प्रतीत होती है। देखिए न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पर 4 सेमी साइज का बिंब 12 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, बिल्कुल ये सेम एग्जाम्पल हमने कवर कर लिया था। आप इसका चेक कर लीजिए। इसकी हम जो v का वैल्यू निकालेंगे वो आएगा -36 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर साइज़ हम ज्ञात कर लेंगे बिंब का, यहाँ पर प्रतिबिंब का साइज़ हम ज्ञात करेंगे तो H1 और H2 तो वो आ जाएगा -12, ठीक है। यानी 3 गुना प्रतिबिंब हमें बड़ा प्राप्त होगा, माइनस है उल्टा प्राप्त होगा, वास्तविक प्राप्त होगा, ठीक है। और इसमें एक डायग्राम दिया गया, देखिए सेम एक ही क्वेश्चन में देखिए फोकस की परिभाषा पूछ ली, न्यूमेरिकल भी पूछ लिया और आपसे डायग्राम भी पूछ लिया। मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के मध्य कोई बिंब स्थित है और उसका प्रतिबिंब बनाना है, तो इसका किरण आरेख पूछा गया है, ठीक है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण ही लेना है और ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है लेंस की क्षमता, ठीक है। P का फॉर्मूला आपको, P की परिभाषा आपको लिखनी थी। +2 डायोप्टर का लेंस लेता है तो +2 डायोप्टर, यानी वो कौन सा लेंस ले लेगा, वो उत्तल लेंस ले लेगा। फोकस दूरी ज्ञात करनी है P = 1/f से, तो f का वैल्यू यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। f का वैल्यू आ जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। डायोप्टर में दिया है तो मीटर में हम मात्रक लगा देंगे। किस प्रकार का लेंस हमसे पूछा है, और एक अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का दर्शाने के लिए कोई भी एक किरण चित्र बनाइए, ठीक है। अवतल लेंस लेना था आपको और कोई भी आप स्थिति ले लेते हैं, ठीक है। अवतल लेंस की आपने इस प्रकार से बना के कोई भी जो आपका मन करे, ठीक है, वो स्थिति लेकर के, 2 स्थितियां हम यहाँ पर कवर करते हैं, दोनों में से आप कोई भी यहाँ पर बना के आ सकते थे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा पूरा पेपर एनालिसिस और आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।